हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी कुशल मंगल होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के यूपीएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। हमारा जो सेशन होगा डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू से कोरिलेट करेगा। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं कि अवधूत नगरी क्या है। अवधूत नगरी एक ऐसी एकेडमी है, ऐसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी प्रकार की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जा सकती है। इसके फाउंडर मिस्टर अंकित मिश्रा जी हैं और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए विशेष बैच की सुविधा है। डेली करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट सीरीज, डिस्कशन, डिबेट क्लास, डाउट क्लियर्स, इस टाइप से कई प्रकार के सेशंस यहाँ पर चलाए जाते हैं। और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या पीडीएफ या लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए भी वहां पर आप जुड़ सकते हैं और वहां से हमारी फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने आज के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। आज डेट है 4 नवंबर 2020। जैसा कि सभी को पता है गाइज, हम द हिंदू के एडिटोरियल प्लस आर्टिकल्स को यहाँ पर कवर करते हैं। जो जो हर पेज पे इंपॉर्टेंट होते हैं उसको एक एक करके वन बाय वन देखते हैं। तो आइए पेज नंबर फर्स्ट पे कुछ नहीं है, सेकंड पे कुछ नहीं है, थर्ड पे कुछ नहीं है, फोर्थ पे आते हैं डायरेक्ट। एक टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक का नाम है आसाम गवर्नमेंट सीक्स एनआईए प्रोब इनटू मैन डेथ इन मिजोरम। मतलब मिजोरम के अंदर एक आदमी की मृत्यु, उसकी जांच की कर रही है एनआईए। तो हमारे लिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि एनआईए जांच कर रही है तो क्या है। देखो, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली आपको करना क्या है। कई काफी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब नहीं कि टॉपिक को कोरिलेट करना या फिर ये नहीं समझ में आता कि इसमें से निकाले क्या, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आप लोग ऐसी चीजों को निकालो जो कि मतलब नहीं कि जैसे कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, नेशनल हो गई, इंटरनेशनल हो गई, ठीक है, या मुद्दे हो गए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित बातें हो गई, ठीक है, किसी इस टाइप से मतलब नहीं कि मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये संस्था एनआईए। तो इस एनआईए के बारे में जानते हैं क्या है। देखिए, एनआईए की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। याद रखें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक प्रकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की, जो कि किसके लिए, इंडिया की काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स से रिलेट करती है। ठीक है, टेररिस्ट टास्क फोर्स, काउंटर टेररिस्ट टास्क मतलब नहीं कि यहाँ पे काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स का मतलब ये हुआ टेररिस्ट, जो भी रिस्क होते हैं उनको काउंटर करने के लिए एक फोर्स है। ये उस प्रकार की मतलब एक फोर्स है और उसी से संबंधित ये एक एजेंसी है। ठीक है, और ये बिना किसी स्पेशल स्टेट्स के, बिना किसी स्पेशल परमिशन के कहीं भी ये आकर जाकर काम कर सकती है। और इसके जो एग्जीक्यूटिव है ये है योगेश चंद्र मोदी, जो कि आईपीएस डायरेक्टर जनरल है। और इसके जो ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्टेड ऑफिसर, वो है अमित शाह, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर है। ठीक है, गृह मंत्री है जो कि हमारे। और गवर्निंग बॉडी मैंने वही बता दी, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में पड़ता है। चीफ हमारे योगेश चंद्र मोदी जी, वाईसी मोदी जी है। देखिए, अब ये हो गया, हमने देख लिया कि व्हाट इज एनआईए, एनआईए है क्या। ठीक है, अब उसके बाद कुछ एनआईए के बारे में यहाँ पे कि एनआईए का काम क्या है, ठीक है, एनआईए करती क्या है, वो चीजें भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। एनआईए जैसे अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन लॉज ऑफ द लैंड, मतलब जो भी कानून है, संविधान विधान के कानून है, उनको अपहोल्ड करती है। ठीक है, और सबसे मेन है ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करती है और किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी ये काम करती है। डेवलपिंग ए प्रोफेशनल वर्कफोर्स, एक प्रोफेशनल वर्कफोर्स की स्थापना करती है, डेवलपिंग करती है, ताकि उन्हें एक रेगुलर ट्रेनिंग और मिल सके और बेस्ट प्रैक्टिस मिल सके। ठीक है, और वो भी एक अच्छे प्रोसीजर के द्वारा इंश्योर करती है कि वो सारी चीजें इफेक्टिव और स्पीडी हो। और मेंटेन करती है प्रोफेशनल और कॉर्डियल रिलेशंस गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, जो कि राज्यों की सरकार होती है या यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, उनके साथ एक प्रोफेशनल और कॉर्डियल रिलेशंस स्थापित करने में ये हेल्प करती है। तो ये हमने देखा एनआईए क्या है, एनआईए का हेड ऑफिस कहाँ है और ये करती क्या है। अब आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। पेज नंबर 8 पर आते हैं डायरेक्ट गाइस। जो इंपॉर्टेंट आज बहुत कम ही इंपॉर्टेंट थे, कोई खास नहीं था, तो अब पेज नंबर 8 पर है। 8 पर क्या कहता है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स कैन नॉट मेक आइसोलेटेड प्लान्स।
वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के संबंधित में आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, वैक्सीन के कई वैक्सीन ट्रायल पर चल रहे हैं, कई फाइनल स्टेज पर पहुँच गए और फाइनल स्टेज के बाद फिर उनके क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशंस होगा। तो वहीं पर वही बातें बताई जा रही है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के संबंधित में स्टेट्स के पास कोई कैन नॉट मेक आइसोलेटेड प्लांट्स, यानी कि आइसोलेटेड प्लांट्स नहीं बना, आइसोलेटेड वैसे तो होता है अलग-थलग, ठीक है? तो यहाँ पर इस टाइप से ये प्लान नहीं बना, तो क्या कह रहा है एक्चुअली इसके बारे में, इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? इस आर्टिकल में कहा गया है कि नीति आयोग के मेंबर जो वीके पॉल जी है, वो कहते हैं, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया नीड्स टू बी कॉटियस नाउ, मतलब भारत को सावधान होने की ज़रूरत है। हम अभी भी मतलब नहीं कि बुरी कंडीशन में, ऐसी स्थिति नहीं है कि हम पूरे अंडर कंट्रोल में हैं, ठीक है? वी नीड टू बिल्ड ऑन द गेन्स, मतलब यानी कि हमें जो भी मिल रहा है भारत को उस चीज़ों पर क्या है, वी नीड टू बिल्ड ऑन गेन्स इंडिया हैज़ एबल टू अचीव सो फार, मतलब हमें वहाँ पर उन चीज़ों को गेन करने की ज़रूरत है ताकि हम इन मुसीबतों से छुटकारा पा सकें। द पब्लिक एफर्ट जो हो और जो लोगों की कोशिश होनी चाहिए वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, सस्टेन्ड होनी चाहिए, ठीक है? हमें अपने आप को टेस्ट कराना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए, और ताकि इससे क्या होगा, ब्रेकिंग हो सकेगी ट्रांसमिशंस की, वायरस के ट्रांसमिशन की ब्रेकिंग हो सकेगी, वो आगे नहीं पहुँच पाएगी। मान लीजिए किसी को कोई सिम्पटम्स है, ठीक है, तो उसे टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है? उससे क्या होगा, आपकी फैमिली और आपकी सोसाइटी जो है वो सेफ रहेगी, ठीक है? और अगर मान लीजिए कोई आदमी मिस हो जाता है इन्फेक्शन से, ठीक है, तो होगा क्या, वी आर ड्यूटी बाउंड एज ए सिटीजन्स, तो एक नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य बनता है कि हम उसे एक ट्रीटमेंट दें या फिर हम ट्रीट करवाएँ, और कोई भी सिम्पटम्स चाहे कोल्ड से हो, फीवर से रिलेटेड हो या थ्रोट से संबंधित हो, ठीक है? तो इसे कोविड के रूप में लिया जा सकता है अनलेस प्रूवन अदरवाइज ड्यूरिंग दिस सीजन। देखिए, या तो प्रूव हो या फिर ये सीज़न की एक नॉर्मल है, आपको पता है सर्दी का टाइम स्टार्ट हो गया तो सर्दी, जुकाम, ये खाँसी-वासी तो नॉर्मल सी बात है। तो इन्होंने कहा जो हमारे लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है, अल्टीमेट वैक्सीन का काम कर रही है, वो सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथों को धोना हो गया और वियरिंग मास्क। ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए एक अल्टीमेट वैक्सीन का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ें है कि राज्य जो अलग-अलग योजना नहीं बना सकते, इसके लिए एक एक ही प्लान बनाने की ज़रूरत है, और उसी के बारे में बताया गया है कि ये क्या है। नीति आयोग ने इसके बारे में क्या कहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई और मैंने इन चीज़ों को आपको बता दिया है। अगला है जो आर्टिकल हमारा इसी पेज पर है, गो इलेक्ट्रिक कंपैरिजन। आपको पता है गाइस, गो इलेक्ट्रिक कंपैरिजन यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा धक्का दे सकती है, किसे दे सकती है, मोबिल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर को, ठीक है? तो क्यों, कैसे? क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने उसने निर्णय लिया है कि 400 चार्जिंग स्टेशन को स्टैब्लिश करेगी, ठीक है? अपने पहले फेज में 400 चार्जिंग स्टेशंस को एस्टैब्लिश करेगी, और ये चार्जिंग स्टेशंस क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे उन्हें चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड करेगी, और ये चार्जिंग पॉइंट जो होंगे हर 25 किलोमीटर पर नेशनल हाईवे पे ये आपको मतलब मिलेंगे, ये एस्टैब्लिश्ड मिलेंगे। तो इसी के लिए इसे स्टार्ट करने की गो इलेक्ट्रिक कैंपेन को स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस आर्टिकल में इसी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। याद रखिए 400 चार्जिंग स्टेशन है और 25 किलोमीटर की दूरी पर ये स्टेशन होंगे, ठीक है? यहाँ पर यही चीज़ें हैं, यहाँ पर मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। गाइस कई बार होता है कि मैं कई चीज़ की हिंदी नहीं लिखता, आपको हिंदी में समझा ज़रूर देता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हिंदी का ट्रांसलेशन देखें, कई बार नहीं मिलते, तो आप लोग वीडियो सुनेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है? तो ये आर्टिकल हमारे यहाँ पर खत्म होता है, अगले आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला जो आर्टिकल्स है, वो है पेज नंबर 9 से और लिखा है ग्रैंड एलियंस वर्क्स एज़ वन यूनिट। बट द एनडीए हैज़ बीन स्ट्रगलिंग टू प्रोजेक्ट ए यूनाइटेड फ्रंट टू द ग्राउंड। यहाँ पे ये बताया गया कि एनडीए जो स्ट्रगल कर रही है टू प्रोजेक्ट ए यूनाइटेड फ्रंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक कह सकते हो कि ग्राउंड पे एक प्रोजेक्ट करने के लिए, वो प्रोजेक्ट क्या है, किसी केस से संबंधित है, मैं आपको बता देता हूँ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वही चीज आ गई फिर, जैसे कि एनआईए आया था पिछले, तो सेम यहाँ पर भी एनडीए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनडीए एनडीए क्या है, इसके बारे में आपको जानना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एनडीए तो सबको पता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी को हम एनडीए कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है एनडीए होता है, ठीक है? ये एक जॉइंट सर्विस एकेडमी है भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की, ठीक है? याद रखें, इंडियन आर्म फोर्सेस की एक जॉइंट सर्विस एकेडमी है, जिसकी फुल फॉर्म जो होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है, वेयर जहां पर कैडेट्स के जो होते हैं 3 सर्विस होते हैं, ठीक है? आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, ये 3 कैटेगरी होती है एनडीए की, ठीक है?
जिसमें कि इन्हें ट्रेनिंग मिलती है, फिर उसके बाद उसी के हिसाब से इन्हें एक सर्विस रिस्पेक्टिव सर्विस मिलती है और फिर उसके बाद ये प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और एनडीए जो है, एनडीए इज लोकेटेड इन खडकवासला, पुणे, महाराष्ट्र। ये यहाँ पर स्थित है, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में ये स्थित है। तो ये हमने देख लिया एनडीए क्या है गाइस, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 10 पर बढ़ते हैं। ये यहाँ पर एक आर्टिकल है, इंडियन नेवी मैचेस डिस्कस विद 3 फॉरेन फ्लीट्स ऑफ विद। देखिए 3 फॉरेन फ्लीट्स, 3 फॉरेन्स कौन से यहाँ पर, पहले आपको पता है मालाबर एक्सरसाइजेज मतलब इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। यूएस ने अभी कहा है कि मैं भी भाग लूंगा, ठीक है, कि विशाखापट्टनम की कोर्स से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि मंगलवार को बताया गया, ठीक है, कि जो आपका विशाखापट्टनम से फर्स्ट जो मालाबार एक्सरसाइज 2020 जो शुरू होने वाला है, जो कि जिसके विशाखापट्टनम के कोर्स से शुरू होगा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के में मंगलवार को ऐसी चीजें बताई गई जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीजें क्लियर की गई है। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें और ये बताया गया है कि जो आपका दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया आपका क्या, पहला पार्ट तो हो गया कि भाई ये विशाखापट्टनम के कोर्स से मतलब यानी कि एक्सरसाइज शुरू होंगी, ठीक है, और 4 देश भाग ले रहे हैं। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसका दूसरा पार्ट इस आर्टिकल के मतलब इसमें ये बताया गया कि जो 24वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का, जो कि 1992 में शुरू हुआ था, और ये वो समय था कि इट इज बीइंग हेल्ड इन 2 फेज, और ये 2 फेज में मतलब यानी कि एक तो आपका हो गया बे ऑफ बंगाल एंड फ्रॉम नवंबर 17 टू 20 इन द अरबियन सी। और दूसरा इसमें क्या बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी शिप्स है, जो भारतीय नेवी के शिप्स है, जैसे रणविजय, शिवालिक, शक्ति एंड सुकन्या एंड सबमरीन, सिद्धूराज हो गया, ये सब क्या है यूएस नवल शिप में एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। जो शिप्स है इंडियन के नाम वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। और कुछ जो है ऑस्ट्रेलियन थे, जैसे कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप्स HMAS बालाराट, और जापानी शिप थे, जो कि ये है, ये नेवी की रिपोर्ट है सारी, जिसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के शिप्स ये थे, इंडियन के शिप्स ये थे, जापान के शिप्स ये थे, कि जो कि उस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ पर एक मिशन सागर 2 की बात की गई। ये मिशन सागर 2 क्या है, ये जो हुआ था शुरू INS एरावत के अंडर में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसमें 100 टन का फूड कैरी किया गया था, नेवी ने ऐसी बात बताई है, 100 टन का फूड, ठीक है। और ये किसके लिए, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान किया गया था ये यूज, ठीक है, इस मिशन का मतलब यानी कि इस मिशन में क्या है, एक मई जून 2020 के अंदर एक मिशन था, और वो था रिगार्डिंग टू द मेडिसिन, ठीक है, और फूड, इन्हें डिलीवर कराना था लोगों तक। कहाँ के लोगों को, मालदीव्स, मॉरिशस एंड सेचेल्स एंड मेडागास्कर और कोमोरोस के, इन लोगों को फूड और दवाइयाँ अवेलेबल कराना था। तो इसका मिशन जो यही था, और मिशन सागर 2 इसी के लिए यहाँ पर रखा गया था। और यहाँ पर ये बताया गया मिशन सागर 2 के जो इंडियन नेवल शिप ऐरावत है वो भी इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट है ये यहाँ पर इंडियन नेवी की। तो यहाँ पर मेनली आपके लिए बातें क्या निकल के, कि जो नवल एक्सरसाइज है वो आपके विशाखापट्टनम कोर्स से शुरू होने वाले हैं, और ये कब से शुरू हुआ, इसका 24 एडिशन वो बताया गया, और इसमें कौन से देश की कौन से शिप्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन शिप्स के नाम्स क्या हैं, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की गई। और एक मिशन सागर 2 है वो क्या है, और एक शिप ऐरावत के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि ये सारी चीजें क्या है। आगे देखते हैं अगले आर्टिकल्स की तरफ। पेज नंबर 10 पर है, ओल्ड लैंड लॉज वर प्रो पीपल जम्मू एंड कश्मीर पार्टीज। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर के पार्टीज के द्वारा बताया जा रहा है कि ओल्ड लैंड लॉ जो थे उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया। जैसे कि आपको पता है लैंड लॉ चेंज हुए हैं, अब वहां पे कोई भी मतलब बंदा जो है जमीन को खरीद सकता है, लेकिन इसके खिलाफ है गुपकर डिक्लेरेशन। गुपकर डिक्लेरेशन अब क्या है, गुपकर डिक्लेरेशन जो पीपल, सॉरी, गुपकर डिक्लेरेशन के जो मेंबर है पीएजीडी के, पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, पीएजीडी के जो मेंबर है 6 पार्टियां जिसमें शामिल थी जम्मू कश्मीर की, ठीक है। तो उसमें से उन्होंने कहा है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा भाई ये बंडल ऑफ लाइज, ये एक झूठ का गठड़ा है, ठीक है। और ये सारा क्या कर रहा है, ये डेमोग्राफी को चेंज करने का काम कर रहा है। तो जो पीएजीडी था मतलब यानी कि जो गुप्कर डिक्लेरेशन है, उन्होंने क्या कर दिया, इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जो कि और बताया कि ये सारा जो है एक व्यूज लाइज है और मिसलीड पीपल, और लोगों को मतलब मिसलीड कर रहा है, गलत राह पे लेके जा रहा है, गलत नेतृत्व कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए मतलब यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि लैंड ला का ये यहाँ पर वो कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट खड़े हैं, ठीक है।
और इसमें जो नाम आया गुपकर डिक्लेरेशन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुपकर डिक्लेरेशन है क्या। एक्चुअली गुपकर डिक्लेरेशन क्या है आपको पता है? जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो हट चुका है और वहां पर कोई भी आदमी मतलब यानी कि पूरे देश का संविधान एक है, और पहले जो था वो ऐसा नहीं था, दोनों देश का अलग अलग था, अपना अलग अलग। तो अब ऐसा नहीं है, जब ये हटाया गया है तो वहां पर वो हमारे देश के साथ मिल गया। और उसके बाद हुआ क्या वहां पे, जो गुपकर डिक्लेरेशन था, तो फिर 6 पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई जम्मू कश्मीर की। 6 पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। उन पार्टीज का मैंने नाम दे रखा है, आप देख लेना, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी हो गया, पीडीपी हो गया, ठीक है, पीसी हो गया, सीपीआई हो गए, ये सब नाम देख लेना आप। तो ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज थी। इन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट बनाया है, इकट्ठे हुए पहले तो ये इकट्ठे हुए, फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा इन्होंने। और उस स्टेटमेंट में क्या था कि भाई ये लोग मतलब जो है इस चीज को नहीं मानते और ये किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, चाहे वो दिल्ली हो या कोई भी मतलब सरकार हो, या सिर्फ फिर कोई भी देश, ये किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं। तो इन्होंने मतलब इस टाइप की एक स्टेटमेंट लिखा, और इस स्टेटमेंट को गुपकर नाम दे दिया गया। और गुपकर क्या है, एक ये जो मीटिंग हुई थी इनके गुपकर रोड पे ही हुई थी, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो आपके गुपकर रोड पे हुई थी, इसीलिए इसका नाम गुपकर डिक्लेरेशन रखा गया। तो उसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा और उस स्टेटमेंट पे सभी ने साइन किया, और इसी को गुपकर डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया गुपकर डिक्लेरेशन क्या है और आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, वो भी चीज हमने देख लिया। आइए अगले आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल्स मेरे हिसाब से खत्म हो गया, अब हमारे यहाँ पर एडिटोरियल शुरू होने वाला है। एक और आर्टिकल बचता है, पीएम टू मीट 20 लार्ज ग्लोबल इन्वेस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो हमारे 20 बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर से मिलेंगे, ठीक है। और कितने, $6 ट्रिलियन एसेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, उनके मतलब इन्वेस्टर के कह सकते हो आप $6 ट्रिलियन से अधिक की संपत्ति का प्रबंध करने वाले, मतलब यानी कि इतने बड़े, इतनी ज्यादा संपत्ति जिन दोस्तों के पास है, तो उन बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर से मोदी साहब जो है वो मिलेंगे, ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो गया एडिटोरियल शुरू। एडिटोरियल में पहला जो एडिटोरियल है गाइस, वो है अनसिविल प्रपोजल। अनसिविल प्रपोजल, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है एक फरीदाबाद में केस हुआ था, ठीक है, और वो लव जिहाद का मैटर उठाया वहां से। तो उसी केस के बारे में वैसे यहाँ पर बातें बताई गई है। तो क्या है एक्चुअली वो चीज देखिए, केस के बारे में तो मेरे अकॉर्डिंग सभी कैंडिडेट को पता होगा कि वहां पे उस केस में हुआ क्या, लड़की को गोली मार दी गई है, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम की ये बातें थी वहां पर। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर उसी केस के माध्यम से क्या कहना सॉरी क्या कहना चाह रहा है इस आर्टिकल में, या क्या बताया गया है, वो चीजें हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो द एस्टॉन्डिंग प्रपोजल बाय उत्तर प्रदेश और हरियाणा टू इनेक्ट ए लॉ टू कर्ब व्हाट दे कॉल लव जिहाद। ठीक, सबसे पहले तो एक चीज और है, सच में लव जिहाद का आपको पता होना चाहिए। हम लव जिहाद की बार बार बात कर रहे हैं, तो ये लव जिहाद है क्या? लव जिहाद जो है मतलब यानी कि कहा जाए तो कथित रूप से इसमें होता क्या है, पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने के, ठीक है, इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेम के ढंग का रचना, मतलब यानी कि झूठा प्रेम का मोह बनाना और उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तन करना, मुस्लिम समुदाय से जुड़ी महिलाओं को, इसी को लव जिहाद का नाम दिया गया है, ठीक है। और ये पहली बार 2009 में भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर केरल में और फिर उसके बाद कर्नाटक में ये देखने को मिली। पहली बार केरल में और फिर उसके बाद कर्नाटक में। तो ये लव जिहाद देख लिया। अब हमने क्या है, अब देखते हैं हम आर्टिकल में क्या बताया गया है। आइए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा द्वारा एक प्रस्ताव लव जिहाद को लेकर रखा गया है। उसमें क्या है, जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, उनके द्वारा एक प्रस्ताव मतलब यानी कि बताया गया प्रस्तावित प्रस्ताव, उसमें क्या है, जो ये घृणित विचार है, डिस्टेडेबल आइडिया है, ये जो घृणित विचार है, ये ऐसे मतलब शब्द को वैध बनाने के लिए जो अंतर विवाह, इंटरफेथ मैरिज को, अंतर विवाह को या उन रिश्तों के खिलाफ उन पे एक धब्बा लगाते हैं, ठीक है, उन पे एक धब्बा लगाते हैं। और कह रहा था ऑस्टेनेजेबल रीजन, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि ऑस्टेनेबल रीजन फॉर बिंगिंग इन सच ए लॉ सिम्स टू बी द दैट द ऑनर ऑफ हिंदू वुमेन। इसमें ये बताया गया है
कि जो इस तरह के कानून का अटपटा लगने का कारण ये है कि हिंदू मुसलमानों के लिए या सॉरी हिंदू महिलाओं के लिए जो सम्मान को प्यार और शादी के नाम पर जो धार्मिक परिवर्तन के लिए किसी अन्य समुदाय के लड़के की बात हो रही है, या मुस्लिम जो खतरा है, किससे खतरा है? मुस्लिम कम्युनिटी से, मुस्लिम समुदाय से। तो वहां पे उसी के बारे में बताई जा रही है कि ये जो अवधारणा है, ठीक है, ये जो अवधारणा है वो काफी गलत है। दोस्त जो है वो काफी गलत है, और इसके बारे में साफ साफ ये चीजें क्लियर हो रही है। और यहाँ पर ये बताया गया कि लव जिहाद के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं है, ठीक है। और इसमें मतलब यानी कि अगर इस प्रकार से करने वाले विवाहों में विधायी हस्तक्षेप जो होगा, वो स्पष्ट रूप से क्या होगा? असंवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और जो डोमेन ऑफ मैट्रिमोनी इज ऑक्यूपाइड, बताया गया है कि धार्मिक परंपराओं के तहत होने वाली जो शादी है, ठीक है, बाय मैरिज एक्ट, सॉरी बाय सेपरेट लॉ गवर्निंग वेडिंग दैट टेक प्लेस अंडर रिलीजियस ट्रेडिशन, मतलब यानी कि यही है, जो धार्मिक परंपरा के साथ जो शादी हो रही है, वो उनके साथ साथ जो विशेष विवाह अधिनियम है, वो क्या करता है? वो बनाता है हमारे धर्मनिरपेक्ष विवाह को सक्षम, जिसमें कई धर्मों के जोड़े शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पैरे में, इस पैसेज में यही चीजें बताई गई है कि लव जिहाद क्या है, या लव जिहाद में होता क्या है। झूठे प्यार में बहका कर लोगों को, मतलब इनका धर्म, मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करना ही यहाँ पर लव जिहाद कहलाता है। और उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे लोग करते हैं, वो सारी चीजें हैं। और आगे देखते हैं और क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि मिस्टर आदित्यनाथ जो है, who has threatened was allegedly operating in secret by concealing their identities, and his Haryana counterpart Manohar Lal seems to be making the same mistakes using the term love jihad। मेनली देखिए क्या कहा है, जो आदित्यनाथ जी है, उन्होंने कथित रूप से अपनी पहचान छिपाकर जो इसका संचालन कर रहे हैं, ठीक है, जो इस टाइप के संचालन कर रहे हैं, उनको मतलब क्या किया है? धमकी दी है, उनको धमकी दी है, वाज आल्सो थ्रेटन्ड, ठीक है, उन्हें धमकाया है। और उनके सामने जो हरियाणा के मनोहर लाल जी है, ठीक है, वो भी वही गलती कर रहे हैं, लव जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका फिर विवाह के बारे में बोलना है, ये एक गलती है। मतलब व्यक्तिगत पसंद की बात नहीं है, दे वर नॉट ए मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, ये व्यक्तिगत पसंद की बात नहीं है। दे वुड डू विल टू रिमेंबर दैट अर्लियर दिस ईयर, मतलब उन्हें उन्हें ये याद रखना होगा कि इस साल के शुरू में जो गृह मंत्री है, यूनियन होम मिनिस्टर है, गृह मंत्रालय है, ठीक है, उसने स्पष्ट कर दिया था कि ये जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म को मतलब यानी कि कानूनी रूप से कोई परिभाषित नहीं किया गया है, कोई मतलब यानी कि पार्लियामेंट्री क्वेश्चन इस पे, ठीक है, कह सकते हो कि कानूनी रूप से कोई परिभाषित नहीं किया गया है। और इन्वेस्टिगेशंस इनटू मैरिजेस दैट purportedly raises such a suspicious also failed। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो इस तरह के संदेश को अगर कहीं उठाया जा रहा है विवाह में, तो उसके जांच के आरोपी को भी मतलब खोजने में असफल रही है टीम, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए हैं। और इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट फॉर दीज लीडर्स टू गो आउट इन लिम। और एक चीज ये है यहाँ पर क्या है, जो अंतर विवाह हो रहे हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए नेताओं को क्या है, बाहर जाने का तात्कालिक संदर्भ हाल में ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक निर्णय है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय है। और क्या है कि मतलब यानी कि इसमें क्या है, 20 साल की महिला का जैसे भयानक हत्या कर दिया गया था, और जो कि मुस्लिम लड़की थी एक, ठीक है। तो उन चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मैंने वही बताया ना, मेन मैटर क्या है यहाँ पर, लव जिहाद के बारे में बताया गया, और लव जिहाद को क्या है बताया गया कि गलत है या नहीं है, लोग करते क्या है, वो सारी चीजें इस आर्टिकल में क्लियर की गई है। तो बस आपका एक नॉलेज के लिए इसे जानना जरूरी था, कोई उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए एडिटोरियल जो है नहीं है। आइए अगले एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। हीटिंग फॉसिल फ्यूल कंपनीज वर इट हर्ट्स, मतलब फॉसिल फ्यूल्स कंपनियों को हीट करना जो है, वेयर इट हर्ट्स, को इसे नुकसान पहुंचा रही, क्या है इसके बारे में एक्चुअली बताया गया है कि अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अक्रॉस में या वर्ल्ड में क्या देखा जा रहा है, डिवेस्टमेंट मूवमेंट, मतलब विभाजन की एक प्रक्रिया दिखाई जा रही है, इन इज ग्रोइंग एट इनकरेजिंग पीस, मतलब बढ़ रही है, ठीक है, एनकरेजिंग पेस एट एन एनकरेजिंग, मतलब इनकी प्रोत्साहन की दर से एक तरह से बढ़ रही है। तो क्या है ये अविभाजन वाली या विभाजन वाली जो दर है या मूवमेंट जो है, ठीक है, उसके बारे में क्या बताया गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बताया गया है
कि वन वे टू अंडरमाइन एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द एलाइट नेटवर्क। देखिए ध्यान से कि वन वे टू अंडरमाइन एक्टिविटीज, ठीक है, कनेक्ट विद इलाइट नेटवर्क ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अंडरमाइन एक्टिविटीज जो कि कनेक्ट है इलाइट नेट फॉसिल फ्यूल के इलाइट नेटवर्क से, ठीक है, एक इनका काम क्या है, टू टेक एम एट देयर फिनेंसेस, उनके जो वित्त का है, वित्त के बारे में डिटेल रखना, संपत्ति के बारे में डिटेल रखने की उसका एम है। और इनिशियल अटेम्प्ट्स टू डू, और जो इसके बारे में जो स्टार्टिंग अटेम्प्ट्स है, ठीक है, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, ठीक है, वर रिड्यूस्ड एज बीइंग टू फेबल, उनके द्वारा मतलब यानी कि इसका मजाक उड़ाया गया है। बट वी शुड रिकॉल, परंतु हमें याद रखना चाहिए, डेट अल्टीमेट कोलैप्स और अफेथियड इन साउथ अफ्रीका वाज ड्यू टू हार्डशिप टू रिजीम बाय द डिवेस्टमेंट मूवमेंट। हमें ये याद रखना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद वाली बात हुई थी, रंग भेद का अंतिम पतन हुआ जो था, वो सब किसके कारण हुआ था? डिवेस्टमेंट मूवमेंट, विभाजन आंदोलन के कारण ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर विभाजन आंदोलन के बारे में बात की गई है, और ये विभाजन आंदोलन के कारण हुआ था, जो रंग भेद की नीति थी जो दक्षिण अफ्रीका में, वहां पर वो चीजें बताई जा रही है। ठीक है, एक कमिटेड कंपेरिजन बाय ऑपरेशन और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कमिटेड कंपेरिजन, एक कंपेरिजन चलाई जा रही है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओवर द लास्ट डिकेड और मोर, सिस्टमेटिकली अटैक्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स क्रेडिट अवेलेबल टू द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री। यहाँ पर बताई गई ही बात है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग के लिए जो विभिन्न संगठनों द्वारा एक पिछले दशक से एक से अधिक निवेश, ऋण, लोन या इन चीजों पे जो बातें चल रही थी, इन पे जो हमला किया गया था, ठीक है, तो ये कंपेरिजन जो है, ये अभियान जो है, ठीक है, इसकी सफलता की ओर देखी जा रही है, इट्स इसके सक्सेस को दिखा रहा है। और हाउ मच फॉसिल फ्यूल वेल्थ इज एट स्टेक, और ये बताया गया कि कितना जीवाश्म ईंधन जो है वो, कितने जीवाश्म ईंधन की जो वैल्यू है वो दांव पर लगी हुई है। तो 2019 में सऊदी अरेबिया की अरामको का जो बात की थी, उसमें 111.1 बिलियन डॉलर दांव पे था, और रॉयल डच का 23.9 बिलियन, और यही आपका एक्शन मोबिल का 20.8 बिलियन। इस टाइप से ये तीन कंपनियां थी जिनके मतलब जीवाश्म ईंधन के जो धन थे वो दाव पे थे, इतने इतने। और जीवाश्म ईंधन के जो अविभाजन के जो मूवमेंट है, अविभाजन का जो आंदोलन चल रहा है, वो उसके कारण ही काफी चीजें, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये चीजें यहाँ पर क्रिटिसाइज की गई है। ठीक, आगे बताया गया कि पूलिंग द रग, ए लार्ज नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रेन फॉरेस्ट एक्शन, मतलब यानी कि एक बहुत बड़ा नेट एक्टिविटीज का नेटवर्क, जो इसमें कि रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क है, 350.org, गो फॉसिल फ्री पीपल एंड प्लेनेट, यूथ protesters, university students and faculty and the committed people have been undertaking systematic organizing drives for divestment for fossil fuel companies। लंबी लाइन थी काफी गाइस, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क 350.org है, ठीक है, ये फॉसिल फ्री का जो कंपेरिजन है, पीपल्स हो गए, प्लेनेट हो गए, यूथ प्रोटेस्टर हो गए, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये सब विभाजन कंपनियों के लिए, फॉर डाइवेस्टमेंट, ये विभाजन के लिए, विभाजन मूवमेंट के लिए एक अभियान चला रहे हैं इन कंपनियों के लिए, सॉरी, फॉसिल फ्यूल्स कंपनियों से, इनके द्वारा, ठीक है। और जो विभाजन वाली जो ये प्रक्रिया है, जो ये विभाजन की प्रक्रिया है, बाय विच मनी पुट इनटू स्टेक्स, जिसमें मैंने कि मतलब होता क्या है, पैसों को, मनी को एक स्टॉक्स में मतलब रखा जाता है, और बॉन्ड ऑफ सर्टेन कंपनीज इज विथड्रॉन, और कंपनी के शेयरों में इसे डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें कोई खास नहीं है, मैंने यहाँ पर आर्टिकल में बता दिया, दे दिया आपको, बता दिया एज ए इन्फॉर्मेशन के दिया क्या है, कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए एडिटोरियल, ठीक है, आप इसे लीव कर सकते हैं चाहे तो। एकेडेमिया एंड द फ्री विल, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एकेडेमिया मतलब यानी कि जैसे एकेडमिक होती है ना, शिक्षा से संबंधित, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल आया हुआ है, शिक्षा से है, और इसमें खासकर एनईपी के बारे में बात की गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने गाइस आपको शायद कल भी बताया था कि क्या होता है और क्या क्या मोटी मोटी बातें हैं उसमें, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और इस आर्टिकल में क्या क्या गया है वो चीज हम आइए देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जो भारत का जो निराशाजनक स्कोर है देश की शिक्षा प्रणाली में,
ठीक है। जो भारत का निराशाजनक स्कोर है देश की शिक्षाजनक प्रणाली में, वो क्या है, हमारी समस्या को दिखाता है। ठीक है, इंडिया की स्थिति को दिखाता है। और इसी साल 29 जुलाई को एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, सबको पता ही है, तो वो मैंने बता भी रखा है आप लोगों को। जिसमें क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, जो मतलब हम लोग पिछड़े हुए हैं, उस पिछड़ापन को दूर करना और भारत को एक ऐसी ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, मतलब एक ऐसी वैश्विक शक्ति बनाना जो कि क्या कर सके, मतलब यानी कि अपने लक्ष्यों को, जो राष्ट्रीय सतत विकास का जो लक्ष्य है, गोल SDG 4 है, जो राष्ट्रीय सतत विकास 4 का जो लक्ष्य है उसे हासिल कर सके। और जो उसके सकल नामांकन का जो अनुपात है बच्चों के लिए, उसे भी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई है कि 29 जुलाई को एक नई शिक्षा प्रणाली आई थी और जिसका उद्देश्य क्या था, भारतीय को मतलब यानी कि जो चौथा उसका राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य 4 है उसको हासिल करवाना है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जो कि एकेडेमिया कम्युनिटी स्टिल डिबेटिंग, कि जो शैक्षणिक समुदाय है वो अब तक क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ एनईपी को लेकर। हाउएवर वन ऑफ द की डिसअपॉइंटमेंट, और एक निराशाजनक बात ये भी है, इज डेट द रियल प्रॉब्लम, जो कि एक असली समस्या, प्लगिंग द एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री एंड द हायर एजुकेशन सिस्टम, क्या है कि जो उच्च शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, उनको उनकी वास्तविक समस्या जो है शैक्षणिक स्वतंत्रता का क्षरण है, इरोजन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम। वास्तविक समस्या क्या है, शैक्षणिक जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, उसका क्षरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यही मेन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें कही गई है। और क्या बताई गई है इसके बारे में, इसके बारे में कुछ 2020 के क्लेम्स है, वो है, देखिए देखते हैं उसे। और कुछ रेंट सीकिंग कल्चर के बारे में बात की गई है, तो पहले हम 2020 के मैनी क्लेम्स इन एनईपी 2020 उसे देखते हैं। इसमें द AFI एंड द accompanying report quantify the freedom of scholars to discuss politically and culturally controversial topics without fearing for their life, studies or profession, an aspect where India is falling terribly। कहा गया है कि AFI है, और जो मतलब यानी कि एक कंपनी रिपोर्ट है, जो उसके साथ की जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो क्या करे, विद्वानों की स्वतंत्रता, ठीक, विद्वानों की जो स्वतंत्रता की महत्ता को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विवादप्रद बना रही है। ठीक है, उनको कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बता रही है, विदाउट फियरिंग फॉर देयर लाइफ, बिना उनके जीवन के डर के, स्टडीज की। ठीक है, स्टडीज और प्रोफेशन एस्पेक्ट वेयर इंडिया इज फॉलिंग टेरिबली, मतलब यहाँ पर ये है बताया कि जो इंडिया है वो पीछे है, बहुत बुरी तरह से पीछे है। ठीक है, और किस चीज में, मतलब यानी कि जो राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद प्रद चल रहे हैं उन विषयों को निर्धारित करने में, ठीक है, बहुत पीछे है। और यहाँ पे एनईपी जो 2020 है, ये क्या ऑफर कर रहा है, उसकी पेशकश क्या है, उसका पेशकश ये है कि शिक्षा प्रणाली को लागू करना, और जो कि किससे मुक्त हो, एजुकेशन सिस्टम को लागू करना जो कि पॉलिटिकल फ्री हो और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से मुक्त हो, मतलब यानी कि राजनीतिक और बाहरी हस्तक्षेप से ये शिक्षा प्रणाली जो हो यहाँ पर मुक्त हो, ये बात कही जा रही है। रेंट सीकिंग कल्चर में बताया गया है कि जो AFI जो है यूज कर रही है 8 कंपोनेंट का, जो कि इवेल्यूट करने के लिए, स्कोर्स के इवोल्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं। फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच, तो वो 8 चीजें क्या है, वो 8 चीजें, फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच मतलब शोध और शिक्षा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसमिनेशन अकादमिक आदान प्रदान और प्रसार की स्वतंत्रता, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी संस्थागत स्वायत्तता आजादी, कैंपस इंटीग्रिटी परिसर की अखंडता, फ्रीडम ऑफ द एकेडमिक किसी भी मतलब एकेडमिक की स्वतंत्रता और उसकी कल्चरल एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन संवैधानिक सुरक्षा ऑफ एकेडमिक फ्रीडम मतलब शैक्षणिक आजादी की, इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट टू एकेडमिक फ्रीडम अंडर द इंटरनेशनल कॉन्वेंट और इकोनॉमिक, मतलब यानी कि आपको बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय लीगल कमिटमेंट किसके लिए, एकेडमिक फ्रीडम के लिए, और किसके अंडर में, इंटरनेशनल कॉन्वेंट के अंडर में, सोशल और कल्चरल राइट, और ये सारी यूनिवर्सिटियों की एग्जिस्टेंस। तो ये 8 कंपोनेंट है जो कि इवेल्यूट करते हैं हमारे किसे, शिक्षा के मूल्यांकन कह सकते हो आप, ठीक है, या उनका स्कोर को मूल्यांकन करने के लिए AFI जो है इन 8 चीजों का यूज करती है।
यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है। तो हमारे लिए गाइज़ वैसे ये आर्टिकल में क्या है मैंने वो बता ही दिया आपको इस एडिटोरियल में, ठीक है? और यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है जो कि आपको खुद पर्सनली करना है कि एनईपी क्या है? कब शुरू किया गया? किस कमेटी के द्वारा लाया गया? इसके लक्ष्य क्या है? इसके काम क्या-क्या है? क्या अचीवमेंट है? ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको खुद यहाँ पे एक राइटिंग में करना है और उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो आज का दोस्तों हमने एडिटोरियल जो और आर्टिकल है उसे हमने कवर किया, क्या कहना चाहते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप टेलीग्राम पर वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम के चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम की डिटेल दे देख सकते हैं और वहाँ से हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं या फिर पीडीएफ की लेक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक करंट अफेयर का सेशन और रखा जाता है जिसमें आपको क्या है एक्स्ट्रा जो भी न्यूज़ की रिसोर्सेज है वहाँ से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट न्यूज़ कलेक्ट करके एक करंट अफेयर का पीडीएफ आपको दिया जाता है। उस करंट अफेयर के द्वारा आप अपने प्रिपरेशंस को और मजबूत कर सकते हो और साथ ही आप वीकली टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और हर वीक में एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया जाता है जिससे आप ये अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि क्या आपकी तैयारी सही चल रही है। तो बस मैं आपसे क्या एक और उम्मीद करूँगा कि आप करंट अफ़ेयर के उस पीडीएफ फ़ाइल को भी देखें और अपनी प्रिपरेशन और मजबूत बनाएँ और जो भी आपकी वीकली टेस्ट सीरीज़ होते हैं, उन्हें आप ज़रूर दें और अपने आप को एनालाइज़ करें। तो इसी के साथ आज का जो सेशन होता है हमारा फिनिश होता है और यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। लेकिन विराम देने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको नई और लेटेस्ट वीडियो जो है समय पर मिलती रहे। और इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।